हाँ जी भाई, कैसे हो आप लोग। दिस इज आदित्य चौधरी इन फ्रंट ऑफ यू एंड आई अज्यूम दैट यू हैव ऑलरेडी सीन ऑन द थंबनेल that what we are going to discuss today is why is the world talking about oarfish। क्या है ये भला सर, मछली ही तो है। हैं? उठा के काटो, बनाओ, फ्राई करो, फर्स्ट क्लास अंदर जाएगी सर ना। ये मछली कुछ स्पेशल है। क्यों स्पेशल है आज की इस वीडियो में जानेंगे हम, ठीक है। बात करते हैं भैया और फिश की, जिसे डूम्स डे फिश भी कहा जाता है। डूम्स डे का मतलब क्या होता है मैं आपको बता दूं। डूम्स डे का मतलब होता है भैया ऐसे दिन जो बहुत बुरे चल रहे हो, समझ रहे हो, विपरीत दिन, बहुत ही गंदे दिन, आपातकालीन दिन। इतना नेगेटिव नाम इस फिश को क्यों दिया गया है, इसको हम डिस्कस करने वाले हैं भैया आज। आपके सामने फोटो है इनकी, बड़ी प्यारी प्यारी, इन्होंने सेल्फी कराई थी समुद्र के अंदर, देख लो। एक ये और फिश है, ऐसी और फिश होती है। अगर इनकी बॉडी को अगर ठीक से देखो आप तो कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर इनके ऊपर बना हुआ होता है इस तरीके से, और सिल्वरी कलर की ये होती हैं ज़्यादातर, मोस्टली, ठीक है। और ये इनका भैया मुकुट है ना। देखो इस तरीके की ये फिश होती है। ये फिश बहुत ज़्यादा रेयर है। क्यों है, कैसे, क्या क्या फंक्शंस हैं इसके, क्यों इसको इतना नेगेटिव नाम दिया है, देखो आगे पढ़ते हैं। एक्चुअल में हुआ क्या है, पूरा देश पूरा वर्ल्ड इसको क्यों एक्सटेंसिवली कवर कर रहा है। अभी देखो न्यूज़पेपर की ये हेडलाइंस में लेके आया हूं आपके लिए। ये people.com एक फॉरेन का न्यूज़पेपर है, बहुत ही फेमस रेप्यूटेड न्यूज़पेपर है, जिसकी ये आर्टिकल की कटिंग में लगाया हूँ। देखो भैया, डूम्सडे फिश वॉसेस अशोर ऑन मैक्सिको बीच, नोबडी इज गोना बिलीव दिस। देखो भैया यहां भी देख सकते हो, रेयर ओरफिश स्विम्स ऑन मैक्सिकन बीच, नो वंस गोइंग टू बिलीव दिस। फॉक्स 9 का ये आर्टिकल है, बहुत ही रेप्यूटेड न्यूज़पेपर है भैया अमेरिका का। आगे देखो और भी, द गार्जियन, एज यू हैव ऑलरेडी बीन फैमिलियर टू दिस न्यूज़पेपर। द गार्जियन बहुत ज़्यादा जो एग्जैक्ट न्यूज़ डिलीवर करने वाला न्यूज़पेपर है फॉरेन के अंदर, द गार्जियन, उसने भी ये आर्टिकल पब्लिश किया। pioneer.com, नॉट इवन द फॉरेन कंट्रीज, ऑल्सो द इंडियन। एनडीटीवी ने ये कवर किया है भैया। यूट्यूब के ऊपर आपको बहुत सारी वीडियोस इसके रिगार्डिंग मिल जाएंगी। क्यों इतनी ये पेक्यूलियर है, क्यों इतना इस पे ध्यान दिया जा रहा है, देखते हैं हुआ क्या है। डिटेल्स ऑफ द इंसिडेंट अगर मैं आपको बताऊं, 2025 में एक बीच है मेक्सिको के अंदर, मेक्सिको का बीच है, बीच का नाम है प्लाया एल क्विमादो। बाजा कैलिफोर्निया सुर के जो लोकेशन है एग्जैक्ट उसकी, वो ये है बाजा कैलिफोर्निया सुर। ये एक बीच का नाम है जहां पे ये पाई गई है भैया फिश। इसकी एग्जैक्ट लेंथ नहीं बता पाया है अभी कोई भी, ठीक है, कितनी एग्जैक्ट लेंथ थी, बट ऐसे इंसिडेंट पास्ट में काफी बार देखे गए हैं। रिसेंटली 2024 के अंदर बाजा कैलिफोर्निया के अंदर और फिशेस देखी गई थी, ठीक है। और क्यों इनको इतना एक्सटेंसिवली कवर किया जाता है, क्योंकि ये फिश बहुत ज़्यादा रेयर फाउंड होती है, बहुत बहुत ज़्यादा रेयरली, ठीक है। और जब ये इतनी फ्रीक्वेंटली दिखाई दे रही है तो साइंटिस्ट लोगों ने भी भाई इसके अंदर इंटरेस्ट दिखाया, मीडिया ने भी इंटरेस्ट दिखाया कि क्या कारण है इसके, ठीक है। और रिसर्चर्स का कहना है कि इनकी अक्रेंस, मतलब इनका बीचेस पे आना कुछ ओशनिक कंडीशंस भी हो सकती हैं, एल नीनो इवेंट्स भी हो सकते हैं। आप कुछ भी प्रेडिक्टिव इवेंट्स नहीं कह सकते इसके लिए, भाई साइंटिस्ट हैं वो तो साइंटिफिक बात करेंगे ही, ठीक है जी। चलिए इसकी अगर लोकेशन की बात करूं तो भैया यहां पे ये एल क्विमादो पड़ता है, प्लाया एल क्विमादो, मैक्सिको का ये एक बीच है, ठीक है। और थोड़ी सी हिंट के लिए मैं आगे बताऊं, और इसको आगे भी और डिस्क्रिप्टिव वे में मैं आपको बताऊंगा। ये जो पार्ट है एल क्विमादो, प्लाया एल क्विमादो, ये बीच रिंग ऑफ फायर के अंदर आता है। इस बात को बहुत ध्यान से याद रखना, रिंग ऑफ फायर के अंदर आता है। चलिए थोड़ा सा ओरफिश के बारे में आपको बता दिया जाए। ओरफिश आर लार्ज एलेंगोटेड एंड डीप सी ड्वेलिंग फिश बिलोंगिंग टू द फैमिली रेगल्सिडे। They inhabit temperate and tropical oceans worldwide, typically residing at the depth between 300 से 3000 फीट, दैट इज 90 से 900 मीटर तक ये पाई जाती हैं।
अब क्यों ये इतनी पेक्यूलियर है मैं बताता हूं। ये फिश जनरली ज्यादा डेप्थ के अंदर पाई जाती है, ओशंस के अंदर, ठीक है। ओशंस में भी 300 से 3000 फीट तक ये फिश पाई जाती हैं, और अगर मीटर्स में बात करूं तो 90 से 900 मीटर तक ये फिश पाई जाने वाली है। अगर जो फिश इतना डीप पाई जाती है वो कैसे अचानक से बीच पे आ जाती है, क्या कंडीशंस रही होंगी, एनवायरमेंटल कंडीशन, ओशनिक कंडीशंस क्या रही होंगी कि ये फिश ऊपर आ जाती है। और भाई इसका जो अपीयरेंस है और साइज है वो वेरी करता है, ठीक है, वेरी करता है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट किस्म की ये पाई जाती है। साइज की अगर मैं बात करूं इसकी, तो जाइंट ओर फिश होती है, मतलब एक ये जो ओर फिश है ये एक बहुत बड़ी भी हो सकती है और बहुत छोटी भी हो सकती है। तो जाइंट ओर फिश जो लार्जेस्ट स्पीसीज है इस फैमिली की, ओर फिश की फैमिली की, जो जाइंट ओर फिश, जिसका ये साइंटिफिक नेम भी है भैया, ये याद रखना, उसकी जो लेंथ है वो 56 फीट यानी 17 मीटर की है, 17 मीटर की वो लंबी है, और 600 पाउंड्स तक यानी 270 किलोग्राम तक का उसका वजन था। अपीयरेंस की बात करें तो ये भैया लंबी होती हैं, रिबन लाइक बॉडीज होती है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, सिल्वरी शीन, इनकी कुछ कुछ बॉडी सिल्वरी दिखाई देती है। और प्रोमिनेंट फीचर्स हैं इनके भैया, देख लो आप, डोर्सल फिन विच रन्स द लेंथ ऑफ देयर बॉडी एंड ऑफ्टन फॉर्म्स अ क्रेस्ट ऑन देयर हेड। जो अभी आप बाल देख रहे थे ना, जो मैं बता रहा था मुकुट टाइप का, वो क्या होता है, डोर्सल फिन होते हैं। डोर्सल फिन के फीचर्स होते हैं जो कि उसकी बॉडी को मूव करने में हेल्प करते हैं, और जो उसके सर पे जो मुकुट सा बना होता है ना, वो भी फॉर्म डोर्सल फिन्स का ही होता है भैया। चलिए बिहेवियर और हैबिट की बात करूं, हैबिटेट जहां ये रहती हैं उसका बिहेवियर, डेप्थ की मैंने अभी अभी आपको बताया भैया 300 से 3000 फीट तक ये पाई जाती हैं। वेयर लाइट पेनिट्रेशन इज मिनिमल, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, मतलब इतनी डेप्थ में जहां लाइट पेनिट्रेशन, मतलब अगर आप लाइट को पास कराओ उसके अंदर से, पानी के अंदर से, तो बहुत ज्यादा लाइट पास होगी वहां से। लाइट पेनिट्रेशन मतलब पार होना, समझ रहे हो। दे आर रेयरली ऑब्जर्व्ड एट द सरफेस अनलेस डिसओरिएंटेड और डाई। ये जीवित, मतलब ऐसा बहुत कम होता है कि ये फिश जीवित बीच पर आ जाए, सरफेस पर आ जाए। अगर आएगी तो या तो मरी हुई आएगी या डिसओरिएंटेड आएगी, मतलब घायल आएगी कहीं से, टूटी फूटी, ठीक है। फीडिंग की बात करें तो भैया ये खाती क्या है, क्रिल, जो कि ओशनिक सब्सटेंस होते हैं नीचे प्लांट की फॉर्म्स के अंदर, प्लैंक्टन्स होते हैं, और स्मॉल क्रस्टिकेंस होते हैं, ठीक है। चलिए और कुछ इतना खास इसके अंदर है नहीं। बात करें इसका कल्चरल सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों इसको इतना नेगेटिव पर्सपेक्टिव से देखा जाता है। देखो भैया, इन जापानीज फोल्कलोर ओर फिश आर कंसिडर्ड हार्बिंगर्स ऑफ अर्थक्वेक। जापान के अंदर इस फिश को अर्थक्वेक का, ये समझ लो, स्वागत माना जाता है कि अगर ये फिश कहीं दिखाई दी है सरफेस के ऊपर तो मतलब अर्थक्वेक आने वाला है। ऐसा क्यों है इसका भी रीजन हम जानेंगे, ठीक है। देयर अपीयरेंस नियर शोर एंड थॉट टू प्रोसीड सीस्मिक इवेंट्स, अ बिलीफ दैट गेन्ड प्रोमिनेंस आफ्टर the 2011 earthquake and tsunami in the Japan. However, there is no scientific evidence linking oarfish sightings to earthquakes or other natural disasters. मतलब कहने का ये है कि इनका सिग्निफिकेंस, इनका अपीयरेंस किसी शोर या फिर किसी भी तट पर, ठीक है, वो एक सीज्मिक इवेंट है, वो एक सीज्मिक इवेंट है, बट जापान ने उसको एक गलत तरीके से देखा हुआ है। अब भाई कहते हैं ना, दूध का, गर्म दूध का फका हुआ छाछ भी फूक फूक के पीता है। अब भाई 2009 के अंदर ऐसा इवेंट हुआ था कि करीब 2009 और 2010 के अंदर जापान में एक बीच पर करीब 15 से 16 ओरफिश ऊपर आ गई थी, मतलब तट पे, जैसे अभी अभी मैक्सिको के अंदर आई हुई हैं। उसके जस्ट एक साल बाद 2011 में इतनी भयंकर अर्थक्वेक और इतना भयंकर सुनामी आया था कि जिसकी वजह से जापान आज तक उस एरिया को ग्रो नहीं कर पाया है ठीक से। समझ रहे हो इस बात को। तो इस वजह से जापान इसको एक अलग नजरिए से देखता है। बात करते हैं दोनों के रिलेटिवली एस्पेक्ट की, तो मैंने अभी अभी बताया 2009 सेवरल ओरफिश आर फाउंड इन जापान विच लीड टू द स्पेकुलेशन अबाउट देयर कनेक्शन टू अर्थक्वेक्स। ठीक है भैया, सिंपल सी बात जो अभी अभी मैंने आपको डिस्क्राइब की।
According to the reports, multiple oarfish were caught and washed up along the Japanese coast that year. Some local belief associate the appearance of oarfish with the impending earthquakes, as these fish are thought to be sensitive to underwater seismic activities. ऐसा कहा जाता है कि ये जो मछलियां हैं, ये जो ओरफिश हैं, ये अंडर वाटर सीज्मिक एक्टिविटी के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं. सीज्मिक एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं? जो हमारी अर्थ के अंदर प्लेट्स वगैरह के टकराने से हो रही होती हैं, जो एक्टिविटीज़, उनको हम सीज्मिक एक्टिविटी बोलते हैं. उनसे बहुत ज़्यादा ये सेंसिटिव होती हैं, ठीक है, जिसके चलते ये तट पर आ जाती हैं इतनी डेप्थ होने के बावजूद भी. वन नोटेबल केस इन 2009 इन्वॉल्व्ड एन ओरफिश फाउंड इन तोयामा बे. ये भैया तोयामा बे के अंदर, जो कि जापान के अंदर है, वहां एक ओरफिश पाई गई थी 2009 के अंदर, ठीक है. द फिश विच कैन ग्रो अप टू 11 मीटर्स, 36 फीट इन लेंथ. ऐसी फिश थी जो कि 11 मीटर तक ग्रो हो सकती थी और 36 फीट, अगर मैं फिट में बात करूं तो. was captured by a fisherman and attracted media attention due to its rarity. उसकी रेयरिटी, उसकी स्किन और उसकी पेक्युलरिटी, उसकी जो हाव भाव थे, उसको देखते हुए सब लोगों का अट्रैक्शन उसकी तरफ हुआ, ठीक है. एक ये डीप सी क्रिएचर है. चलिए, बस इसके बारे में मैंने अभी बताया. जस्ट 2 years लेटर इन 2011 एक बहुत बड़ी सुनामी, बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था, करीब 9 रिकर्ड्स स्केल तक का. बहुत ज़्यादा होता है भाई. अगर दिल्ली के अंदर 2.5 रिचर्ड्स स्केल तक का आ जाता है तो कांप जाते हैं दिल्ली वाले. सोचो जब 9 रिचर्ड्स स्केल का आया होगा तो क्या हाल हुआ होगा, ठीक है. इस वजह से इस फिश की जो भैया इमेज है जापान वालों के लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव बन चुकी है. चलिए भैया, ये भाई आफ्टर मैथ एंड रिकवरी है, जो जापान के अंदर जो घटना हुई थी, ये उसके बाद क्या क्या हुआ था उसके बारे में ये जिक्र किया गया कि 235 बिलियन डॉलर का डैमेज हुआ था करीब वहाँ की आबादी को, मेकिंग इट टू द कॉस्टलीस्ट नेचुरल डिजास्टर इन हिस्ट्री. अब तक के इतिहास में सबसे बड़ा नेचुरल डिजास्टर यही माना जाता है. समझ गए? Japan implemented major earthquake and tsunami preparedness improvement including better early warning system and stronger coastal defense. जापान ने अब उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रिपेयर करना शुरू कर दिया है भैया. और क्या क्या चीज़ें इम्प्लीमेंट की हैं तो देखो, अर्ली वार्निंग सिस्टम, अगर ऐसा कुछ होता है तो उसके लिए आप जापान को पहले ही पता लग जाएगा कि अर्थक्वेक आने वाला है, तो उसके लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम लॉन्च किए हैं. और स्ट्रॉन्गर कोस्टल डिफेंस, तटीय जो तट पे स्ट्रॉन्ग कोस्टल डिफेंस बना दिया भैया जापान ने. बाकी ऐसा कुछ खास इसके अंदर है नहीं. अब यहाँ देखो इसके बारे में लिखा हुआ है ओरफिश के बारे में. आर नोन एज डूम्सडे फिश, अभी मैंने आपको बताया, एज अ साइन ऑफ एन इम्पेंडिंग नेचुरल डिजास्टर. अगर ये फिश कहीं दिखाई देती है तो ऐसा माना जाता है कि नेचुरल डिजास्टर आएगा. नेचुरल डिजास्टर में अर्थक्वेक, वॉल्केनिक eruption, ठीक है, सुनामी वगैरह, फ्लडिंग, ये कुछ भी हो सकता है. ऐसा ये केस था भैया 2026 के अंदर, सॉरी 2024 के अंदर नवंबर 6 को दिखाता है ऐसा, जिसके ये कहाँ था, सदर्न कैलिफोर्निया के अंदर, जहां 7 रिचर्ड्स स्केल का अर्थक्वेक आया हुआ था. देख रहे हो कितना एग्जैक्टली लोगों ने रिलेट कर रखा है इस चीज़ को. भाई मैं तो सच में, मैं अगर पर्सनली बात करूं, मैं इसको नहीं मानता. मैं साइंटिफिक रीजंस पे ज़्यादा बिलीव करता हूँ. मैं सोचता हूँ कि अगर ये ऐसा हुआ होगा तो इसका कारण ज़रूर ह्यूमैनिक एक्टिविटीज़ रही होंगी. इतना ज़्यादा पॉल्यूशन, इतना ज़्यादा वेस्ट ओशंस के अंदर डाला जा रहा है, ओशनिक वेस्ट और सीज्मिक एक्टिविटीज़ के चलते ये फिश ज़रूर ऊपर आई होगी. क्लियर? और जब इतना ज़्यादा ओशनिक वेस्ट हो रहा है तो भैया प्रकृति तो बदला लेगी ही. चलिए, ये भैया 1996 की फोटो है. यूएस नेवी सील्स ने एक बार बहुत बड़ी ओरफिश पकड़ी थी. कहाँ पे? बीच पे चलते चलते ऐसे ही, ये जो वो यूएस नेवी सील्स थे वहाँ पे बीच पे ऐसे ही टहल रहे थे, तब इन्होंने इसको देखा था. देन दे केप्ट इट. यूएस नेवी सील्स 1996 में 23 फीट लंबी ये ओरफिश थी. कहाँ पे? कोरोनाडो में, कैलिफोर्निया के अंदर. कैलिफोर्निया के अंदर ही ज़्यादा होते हैं ये सारे काम. देखो यहाँ पे लिखा भी है, दे वर जॉगिंग एट द बीच व्हेन दे फाउंड दिस. अब मैं आपसे चाहता हूँ कि आप अपने थॉट्स बताने इस पे, और उससे पहले आपको एक चीज़ और मैं दिखाना चाहता हूँ. कैसी वो फिश थी, उसकी वीडियो
वो भी आपके लिए भैया हमने रखी हुई है, जरा देखो इस वीडियो को। This was the orifice which was found at the beach named Playa El Quemado in Mexico.